वेलकम वंस अगेन। तो आज हम सेल ऑर्गेनेल्स को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम विस्तार से गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है इसका डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने किया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी ऑपरेटर्स पड़ा। गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है ये मेन परिवहन का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सेल के अंदर। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? एनर्जी का। यानी कि हमारी बॉडी में किस पार्ट को कितनी एनर्जी की आवश्यकता किन कंडीशन में पड़ती है, इन सब चीज़ का जो है ट्रांसपोर्ट या इसका जो फंक्शन होता है ये कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। अगर आप इमेजिन करिए कि हम किसी बॉडी के किसी पार्ट से, यानी कि हाथ से, चाहे हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो लगातार हम काम करते रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी पड़ जाएगी। और जब एनर्जी की कमी पड़ जाएगी तो वो अंग जो है वो कार्य करना बंद कर देगा। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स उस विद इन सेकेंड वहाँ पे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो वो बॉडी का अंग जो होता है आपका यूज़लेस हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में जो है हमें ऐसा महसूस होता है कि हम थक गए हैं। जब हम अगर थकते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी बॉडी थक गई है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ थक गया, पैर नहीं थका, मुंह थक गया है और आँखों में थकान महसूस नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो किसका होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स का। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि सेल ऑर्गेनेल्स में जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है उसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जिससे कि वो रोल को प्ले करता है सेल को कंटिन्यूएशन में रखने। अगला सेल ऑर्गेनेल्स जो है हमारा क्या है? वैक्यूल। ये जो वैक्यूल होता है इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है और सभी अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं जिससे कि सेल जो होता है वो जीवित रह सके। अगर सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन करना बंद कर देता है तो उन कंडीशन में जो होता है सेल का डेड होना निश्चित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम वैक्यूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो वैक्यूल होता है बॉडी के अकॉर्डिंग वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट बहुत बड़ा होता है तो उसमें वैक्यूल की जो शेप होता है वो भी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये वाटर को स्टोर करके रखता है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो 75% वाटर से मिल करके बनी होती है। अब आप इमेजिन करेंगे कि क्या ये जो 75% वाटर है या क्या पूरा वाटर हमारे स्टमक में होता है? तो ऐसा नहीं होता। हमने तो एक गिलास 1 लीटर 2 लीटर पानी पिया, तो ये 75% जो वाटर है वो होता कहाँ पे है? रिजर्व कहाँ रहता है? तो ये जो 75% वाटर होता है ये सेल के अंदर यानी वैक्यूल के अंदर रिजर्व होता है। और बॉडी के जिस पार्ट को जितने और वाटर की आवश्यकता होती है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स में जितने वाटर की आवश्यकता होती है उतना वो क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो वाटर होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि बॉडी के अंदर अगर वाटर का जो ये 75% वाटर है, अगर इसमें से 10% वाटर कम हो जाता है तो उन कंडीशन में हमारी जो सेल होती है वो डेड हो जाएगी। यानी कि मनुष्य का जिंदा रहना इम्पॉसिबल होता है। जब हमें प्यास लगती है तो आप इतना समझ लीजिए कि उस समय हमें क्या होता है? 1% उसमें वाटर की सेल के अंदर ओनली 1% वाटर की डिफिशियंसी होती है। उन कंडीशन में हमें क्या महसूस होता है? कि हमें प्यास लगी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो वैक्यूल होता है वो वाटर को रिजर्व करके, वैक्यूल के अंदर जितना भी वाटर होता है वो रिजर्व होता है। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है वाटर को रिजर्व करके रखना। और प्लांट में चूंकि वाटर की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, प्लांट का शेप बड़ा होता है, उसके सेल भी बड़े होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो वैक्यूल का शेप होता है वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो होता है ये हमारे सेल ऑर्गेनेल, ये वो सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है। इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेल को भी विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। तो राइबोसोम जो है उसमें उस बहुत ही माइन्यूट होता है। कह सकते हैं कि ये जो इसकी डायमीटर की बात करें अगर हम, तो ये होता है हमारा 10 nm, यानी राइबोसोम इक्वल 10 nm यानी 10 नैनोमीटर। तो ये हो गया हमारा
राइबोसोम की साइज़ की बात हम कर लें। अब ये जो राइबोसोम होता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हो गया हमारा राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, और दूसरा पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया इसका राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, इसका क्या मतलब है? तो हम लार्ज सब यूनिट को हम कह सकते हैं कि 80S, ये हो गया हमारा 80S, और स्मॉल सब यूनिट को कहा जा सकता है 70S। ये 80S और ये 70S होता क्या है? तो इसको हम अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर हमने इसको क्या किया है, हमने इसी दो भागों में इसको बांटा गया है। ये जो प्रोसेस होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट का, इसको सरल भाषा में कहा जाए तो ये जैसा कि आप एक वो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने दो मटेरियल मिलाया, ठीक है। अब जो मटेरियल टेस्ट ट्यूब में जल्दी नीचे बैठ जाएगा, पहले नीचे बैठेगा, उसको हम कहेंगे वो लार्जर है, और जो थोड़ी देर के बाद या ऊपर तैर रहा है या थोड़ी देर बाद नीचे पानी में आके बैठता है, तो उसको कहा जा सकता है कि वो क्या है, स्मॉलर। तो यही यहाँ पे उसी के आधार पे इसको 80S और 70S दो भागों में डिवाइड किया है। अब ये जो 80S है, ये पाया कहाँ जाता है? तो हम कह सकते हैं कि 80S जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक की बॉडी में पाए जाते हैं, और जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने आपको पहले ही बता दिया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हम जिसको नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो होता है हमारा यूकैरियोटिक, जिसमें जितने भी हायर एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब कुछ हो सकता है उसमें विदाउट माइक्रोस्कोप, जिसको हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया 70 और 80 की प्रोसेस। अब हम अगर बात करें कि ये राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया, तो 1955 में पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था। और ये जो राइबोसोम्स होता है, अगर इसका एवरेज कहा जाए तो एवरेज मैमिलियन सेल हैज़ 10 मिलियन राइबोसोम, यानी कि मैमिलियन के एक सेल में कम से कम ये 10 मिलियन की मात्रा में पाया जाता है। अब ये राइबोसोम्स क्या फ्री फ्लोटिंग होता है या फिर अटैच होता है? तो अगर हम राइबोसोम जो होता है ये फ्री फ्लोटिंग भी होता है और अटैच भी होता है। अटैच किससे होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बात करेंगे आपसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हो गया इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER कहते हैं, और सेकेंड हो गया इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो हमारा राइबोसोम्स है कहाँ पाया जाता है? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पोर्शन में ये पाया जाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे ये क्या होता है? अटैच होता है। और जैसा कि कहा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ सरफेस होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ होता है वो क्या करता है? फैट का फॉर्मेशन करता है। तो ये फॉर्मेशन जो होता है प्रोटीन का, जो सिंथेसाइजिंग होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होता है। ये होता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है ये करता कौन है? हमारा राइबोसोम्स करता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये हो गया हमारा प्रोटीन फैक्ट्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये जो है इसको हम कह सकते हैं, ये राइबोसोम्स टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, 70S एंड 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एवरेज मैमिलियन में कितने पाए जाते हैं संख्या में? 10 मिलियन राइबोसोम्स। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो ये होता है 10 नैनोमीटर। डिस्कवर किसने किया? पैलेट ने किया था 1955 में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अमीनो एसिड हो गया, ये हमारा mRNA है, tRNA है। तो ये जो राइबोसोम्स होता है बना किसका होता है? प्रोटीन और RNA से मिलके बना होता है। और ये हमारा जो होता है
mRNA जो होते हैं बॉडी के अंदर, सॉरी सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन लिपिड्स फैट्स इंटर करते हैं सेल में, ये क्या करता है, उनको वहीं पे ब्लॉक कर दें, स्टोर करके ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। फिर ये mRNA जो है मैसेज किसको भेजता है, tRNA को। इसको ये क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है। ये tRNA जो होता है इस जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन जो भी होते हैं उन सबको क्या करता है, ये राइबोसोम्स के पास ट्रांसफ़र करता है और फिर वहाँ पे सिंथेसिस प्रोटीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है।